किसी का इंटरनल चालू है आपको से क्या? सबका हो गया? क्या स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? बाकी लोगों को, दोनों को? कंचन स्क्रीन दिख रहा है क्या? ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या दिया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक, जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट बी में। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को अब क्या करेंगे, दो कंडीशन से चलाएंगे। एक कंडीशन, जब इसका टेम्परेचर T1 रहेगा तब ए जो है ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कंडीशन क्या है, पहला रास्ता क्या है हमारा, ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तब उसका टेम्परेचर T1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक मिनट, किसने लिखा, ट्रिगर ऐप में वीडियो दिखेगा ना सर? हाँ दिखेगा। ठीक है, कुछ दिन हमको लगता है 8-10 दिन, और 8-10 दिन के बाद हमारा खुद का श्री अर्जुना के नाम से ऐप आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अनलॉक कर देंगे, करवा देंगे हम, क्योंकि फिजिक्स वाले सर देखते हैं ये सब चीज़। ठीक, और 10 दिन के बाद मेरे ख्याल से आपको वापस से एक नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी बता दिया जाएगा। और देखो इसको देखिए, सिंपल सा लॉ है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट हो गया, बी हमारा प्रोडक्ट हो गया। दो पाथ हम सिलेक्ट करेंगे, एक पाथ जिसमें टेम्परेचर T1 है और एक पाथ हमारा टेम्परेचर T2। मतलब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है कब, जब टेम्परेचर T1 रख रहे हैं, मतलब किसी एक टेम्परेचर पे, और उसी चीज को हम दूसरे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज करके जब रिएक्शन कर रहे हैं तब हमारा पाथ है। ठीक, तो T1 के टाइम में हमारा क्या इंथैल्पी रहेगा, दैट इज डेल्टा H1। ठीक, T2 में क्या होना चाहिए, डेल्टा H2। ठीक, तो ये दो टाइप के पाथ है, इसको मैं लिख देता हूँ पाथ 1 एंड पाथ 2। पाथ 1 और ये हो जाएगा हमारा पाथ 2। ठीक है, देन अभी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में इनका अपना अपना इंथैल्पी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज किरचॉफ ने जो डेफिनेशन दिया है, जो लॉ दिया है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है। तो द लॉ इज डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये लॉ इस लॉ का डेफिनेशन है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डेफिनेशन है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इंथैल्पी यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा H यूज करेंगे। ठीक, अगर डेल्टा H यूज करेंगे तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको H A, और B के लिए हम लिखेंगे H B। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन मैंने अभी नहीं लिखा है, डेफिनेशन मैं इसका लिखूंगा बाद में। ठीक है, तो इस जगह पे एनर्जी या इंथैल्पी चेंज, सॉरी एनर्जी नहीं, इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू H
देन माइनस, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट किया जाए, दैट इज एंथैल्पी चेंज हो जाएगा आपका डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच बी माइनस एच ए, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो इंथैल्पी चेंज हम किसी का भी निकाले, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स में निकलता हो, चाहे वो वॉल्यूम में निकलता हो, या किसी भी चेंज में निकलता हो, तो हम हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करेंगे, ठीक। तो पूरे रिएक्शन का, ओवरऑल रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होता है वो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे। अब देखिए इस लॉ का जरूरत क्या है, तो देखो इंथैल्पी नहीं, जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारा, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली रिजल्टेंट को बताता है। मतलब हम पर्टिकुलरली रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हम इंथैल्पी नहीं बता सकते, ठीक है। हमको जो दिखता है फाइनली वो फाइनल इंथैल्पी दिखता है, या यूं कहे तो रिएक्शन का पूरा इंथैल्पी चेंज हमको देखने को मिलता है। दैट इज हम सिर्फ डेल्टा एच बता सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ डेल्टा एच बता सकते हैं। जैसे हमने कई बार रिएक्शन लिखा है, जैसे पहले भी मैंने रिएक्शन आपको बताया है, वहां पे कैसे लिखे हैं C+O2, ठीक है। तो C+O2 ये रिएक्ट करता है और हमको देता है CO2। तो हमने वहां पे क्या लिखा था, हम वहां पे डेल्टा एच लिखते थे। तो डेल्टा एच बेसिकली क्या है, यह हमारा प्रोडक्ट, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका डेल्टा एच से डील करता है, ठीक है, ना कि वो एच बी या एच ऑफ प्रोडक्ट या फिर एच ऑफ रिएक्टेंट से डील करता है। थर्मोडायनामिक्स जो है सिंगली इन दोनों को समझाने में असमर्थ है, इस वजह से हम यहाँ पे डेल्टा एच पढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शन में डेल्टा एच किसी एक टेम्परेचर पे हो तो आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी भी रिएक्शंस के टेम्परेचर को बारी बारी से चेंज करते जाएं तो डेल्टा एच निकालना हमारे लिए टफ हो जाता है। तो किरचॉफ ने इसी के लिए एक इक्वेशन दिया है, एक लॉ दिया है, और उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे किया जाए तो उस कंडीशन में हम इंथैल्पी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन का इंथैल्पी होगा उसको आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, डेफिनेशन आप ध्यान से देखेंगे। The equation which deals with the effect of temperature on heat of reaction at constant pressure is called as Kirchhoff's law, ठीक है। ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या है डेफिनेशन, द इक्वेशन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी या यू कहे तो एनर्जी या यू कहे तो हीट को निकालने का एक इक्वेशन दिया है। अब चूंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो हम वहां पे क्या पढ़ेंगे, हमेशा एंथैल्पी पढ़ेंगे। दिस इज डेफिनेशन 1। देन डेफिनेशन 2, देखिए दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं दो तरीके से आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, आपको जो आसान लगे आप उसी चीज को याद करेंगे। द चेंज इन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एवरी डिग्री चेंज of temperature
is equal to the change in the heat capacity at constant pressure। ठीक है, देखिए दोनों डेफिनेशन में एक चीज कॉमन है हमारा कि अगर टेम्परेचर का बदलाव हो रहा है कब, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तब, तो उस कंडीशन में जो है हम उसे क्या कहेंगे कि हमारा जो एंथैल्पी है उस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं किसके लिए, तो रिएक्शन के लिए। ये दो टाइप के आपके डेफिनेशन है जिसे आप कोई में दोनों में से कोई भी एक आप अपना एग्जाम में लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा फिर। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? कंचन आपको भी? चलो देखते हैं आगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हाँ फिजिक्स का ही है लेकिन एप्लीकेशन केमिस्ट्री में है। ठीक है, आप कह सकते हो फिजिक्स। बेसिकली देखो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि ये फिजिक्स का चीज है सब। अब इस जगह पे ये जो हमने लिखा है डेल्टा एच इज इक्वल टू एच बी माइनस एच ए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर यहाँ पे बदल रहा है, हमने टेम्परेचर को बार बार बदला है और तब जाके हमने इंथैल्पी देखा है कि इंथैल्पी में क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अगर टेम्परेचर T1 है तो इंथैल्पी डेल्टा H1 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 है तो इंथैल्पी डेल्टा T2 हो जाएगा, सॉरी डेल्टा S2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम कोई और तीसरा पाथ लेते हैं और टेम्परेचर T3 रखते हैं तो इंथैल्पी हमारा क्या हो जाएगा, इंथैल्पी हमारा डेल्टा S3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बदलेंगे वैसे वैसे हमारा इंथैल्पी भी चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग equation 1 with respect to temperature। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे d डेल्टा H डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब देखिए d डेल्टा H डिवाइडेड बाय dt, इसे ये हमारा डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन हम कब कर रहे हैं, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तब। तो इसीलिए इस पूरे कंटेंट को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल के नीचे में p लिखेंगे। अब देखो नीचे में यहाँ पे जो p लिखे हैं, ठीक है, इस जगह पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस जगह पे जो भी चीज रहता है वो रहेगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, फिक्स्ड रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी मैंने यहाँ p लिखा है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पे चलता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पे चल रहा है। अगर वॉल्यूम v लिखा हुआ है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे चल रहा है। अगर कभी किसी इक्वेशन में t लिखा हुआ है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इज इक्वल्स टू d hb अपॉन dt, फिर से ब्रैकेट में डाल के इसे p लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है इस वजह से, माइनस d ha डिवाइडेड बाय dt एट कांस्टेंट p। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे
हमारे पास ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, तो DHB अपॉन DT, ये हमको क्या बतलाता है कि इंथैल्पी, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये हमको इंथैल्पी बता रहा है, कब, जब कांस्टेंट प्रेशर है तब, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये जो प्रोडक्ट है हमारा B, तो इस B का हीट कैपेसिटी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो कांस्टेंट प्रेशर पे B का हीट कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी ऑफ B एट ए गिवन टेम्परेचर। वही चीज A के लिए भी हम पढ़ेंगे, रिएक्टेंट के लिए भी, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी ऑफ A एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू Cp, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर B माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर A, ठीक है। तो यहाँ पे हमको B का हीट कैपेसिटी मिल गया और यहाँ पे हमको A का भी हीट कैपेसिटी मिल गया। रह गया बात LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में जो जैसा है वैसा ही हम यहाँ पे वापस लिख देंगे। तो D डेल्टा H बाय DT, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और नीचे में यहाँ पे P लिखेंगे, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। अब ये जो Cp मिला है हमें यहाँ पे, जो हमें कांस्टेंट प्रेशर मिला है, ठीक है, किसके सॉरी कांस्टेंट प्रेशर नहीं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर B है यहाँ पे, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर A है। तो इस ये बेसिकली क्या दिखा रहा है हमको, तो हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ इस चीज को, ताकि हम इक्वेशन क्रिएट कर सकें। ठीक है, इसको लिखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ reactant at constant pressure, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये चीज हमको यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी चीज को क्या करेंगे, और इस चीज को हम लिखेंगे किसमें, तो डेल्टा Cp, इस चीज को हम लिखेंगे डेल्टा Cp, ठीक है। ये हमारा हो गया डेल्टा Cp। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? बाकी दोनों को, आलोक और कंचन? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेयर H डेल्टा H is equals to heat capacity of the enthalpy of the reaction, enthalpy of the reaction, ठीक है। उसके बाद Cp is equals to
heat capacity of the reaction. Cp इसको लिखेंगे heat capacity of the product Cp is equals to heat capacity of the reactant. ठीक है, अभी हर जगह मैं डेल्टा साइन लगा दे रहा हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारा डेल्टा एच आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा सी पी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बी प्रोडक्ट है इसलिए, और यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, तो नोटेशंस हो गया यहाँ हमारा। अभी अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, मैं इक्वेशन को वापस से यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन था हमारा d डेल्टा h डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, एट कांस्टेंट p इज इक्वल्स टू डेल्टा cp, ठीक है, ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिएक्शन के एन, ठीक है, ReKN आपका रिएक्शन है। तो अब इसको, इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। इसको मैं कर दे रहा हूँ इक्वेशन 2 ऑन integrating sorry इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 का मतलब क्या है। तो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसे बदल रहा है, T1 से T2 में बदल रहा है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमारा एंथैल्पी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, जब टेम्परेचर T1 था तो एंथैल्पी हमारा क्या था, डेल्टा H1। उसी जगह पे जब हमारा टेम्परेचर T2 है तो एंथैल्पी क्या है, डेल्टा H2। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट अगर करते हैं तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, T1 से T2 और डेल्टा H1 से डेल्टा H2। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे d डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा Cp इनटू dt। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, ये इंथैल्पी है तो इंथैल्पी चेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा, डेल्टा H1 से डेल्टा H1 हमारा लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट है, और डेल्टा H2 जो है ये हमारा अपर लिमिट है। ठीक है, उसी तरीके से हम dt को भी इंटीग्रेट करेंगे। तो dt इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ, तो T1 से लेकर के T2 तक। T1 हमारा लोअर लिमिट है और T2 हमारा अपर लिमिट है। ठीक, अब यहाँ पे देखो डेल्टा Cp को इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा। क्यों, क्योंकि डेल्टा Cp एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसीलिए इंटीग्रेशन में ये नहीं जाता है। ठीक, अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, इस जगह पे वैल्यू मिल जाएगा हमको डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा Cp इनटू T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन है किरचॉफ्स लॉ का। ठीक है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो the equation is
known as integrated form of किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा Cp इज इक्वल्स टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन हो गया किरचॉफ्स लॉ का। ठीक है, डेल्टा Cp जो है ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन हो गया किरचॉफ्स लॉ का। ये क्या निकालने के लिए हमको बताता है, तो रिएक्शन का जो हीट कैपेसिटी है, किसी भी रिएक्शन का हीट कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं अगर हमको टेम्परेचर और एंथैल्पी पता हो जाए तो। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी हम किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं निकाल सकते, इसी वजह से एक पर्टिकुलर रिएक्शन का निकालने में ये हमको मदद करता है। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे सकते हैं, मान लीजिए इसे हमने इक्वेशन ए कहा, तो ये हमारा इक्वेशन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बी इज known as Kirchhoff's equation at constant pressure। ठीक है, क्लियर है इक्वेशन तक यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आया यहाँ तक? संदीप, आलोक, कंचन, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलिए इसका आगे इक्वेशन देखते हैं। देखो यहाँ तक आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया किरचॉफ्स इक्वेशन का। अभी देखो किरचॉफ्स इक्वेशन हमने किस में निकाला है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे निकाले हैं। ठीक है, रिएक्शन दो तरीके से चलता है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम इंथैल्पी की बात करेंगे, और एक चलता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक, तो इसी इक्वेशन को एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी लिखा जाता है, लेकिन फर्क होता है क्या, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेशर, वहां हम बात करते हैं वॉल्यूम। ठीक, तो इक्वेशन 1 को वापस से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सॉरी इक्वेशन ए को वापस से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो लिखने का सिर्फ तरीका है, अरेंज करने का तरीका देखो, जब बोर्ड शेयर करूंगा तो आप उस हिसाब से ही लिखेंगे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, तो डेल्टा H2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सी। देखो एक ही इक्वेशन को घुमा फिरा के तीन तरीके से लिखा गया है और कुछ नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन सी है। तो इक्वेशन सी इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द second enthalpy of the reaction। ठीक है, इस तरीके से। देन अभी इसी इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा, किरचॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम instead of enthalpy, internal energy is considered। ठीक है, ठीक है। जब हम इंटरनल वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इंथैल्पी की जगह पे क्या यूज करते हैं, हम इंटरनल एनर्जी यूज करते हैं। ठीक, तो जो हमारा रिएक्शन है, जो भी हमारा यहाँ पे हमने इक्वेशन देखा है, जितने भी इक्वेशन देखा है हमने, सभी इक्वेशन बदल जाएंगे। अभी अगर सभी इक्वेशन बदल जाएंगे तो देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू, मैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन will be converted to, sorry, will be converted as कर देता हूँ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई। ठीक है, वहां हमने डेल्टा एच लिखा था, यहाँ हम डेल्टा ई लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे ई बी माइनस ई ए। ठीक है, इस तरीके से ई बी माइनस ई ए। चैप्टर आपका ये खत्म होने के ये पे, ठीक है। इसके अलावा 2 और टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक है, दोनों में सिर्फ डेफिनेशन आपको पढ़ना है बस। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से और 1-2 लेक्चर होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए, ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। अभी वापस से हम जब इक्वेशन लिखेंगे सीपी का इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन देन equation B can be written as, क्या इक्वेशन B लिख सकते हैं कैसे, तो जहां हमारा P था वहां पे हम वॉल्यूम डाल देंगे, दैट इज डेल्टा C V इज इक्वल्स टू डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है जो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आपको डेरिवेशन करना है तो आप डेरिवेशन भी सेम प्रोसेस से लेके जा सकते हैं। जहां जहां H लिखा हुआ है वहां वहां आपको E लिखना होगा, जहां जहां P लिखा है वहां वहां आपको D लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टेप्स हैं सभी स्टेप्स एक जैसे ही चलेंगे। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को डी नंबरिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा CV, ब्रैकेट में चला जाएगा आपका T2 माइनस T1। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दें जाए और ये इक्वेशन आपका इक्वेशन E हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हैं। अभी देखिए जो डेफिनेशन आपका यहाँ पे प्रेशर के लिए था वही डेफिनेशन हम यहाँ पे वॉल्यूम के लिखेंगे, सेम तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रेशर की जगह हमारा क्या चला आएगा, तो वॉल्यूम चला आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन आ जाएगा द चेंज इन द हीट ऑफ रिएक्शन at constant volume for every degree change
for every degree change of temperature equal to change in the heat capacity at constant वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। जब हम वॉल्यूम पे कंसीडर करेंगे रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तब इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक, और जो भी यहाँ पे स्टेप्स मैंने आपको दिया है A to Z स्टेप्स वैसे ही लिखना है। यहाँ पे कुछ भी आप चेंज नहीं करेंगे अपने मन से। Where delta E is equals to change of heat of reaction। ठीक है, उसी तरीके से EB लिखेंगे, उसी तरीके से EA लिखेंगे। ठीक, उसी तरीके से CV लिखेंगे। ठीक है, तो EB क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद ये हो जाएगा आपका एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, और डेल्टा CV हो जाएगा आपका चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलिए मैं बोर्ड आपको शेयर कर दूंगा, आप अपना ये लिख लेंगे वापस।